हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स की। और कंपनी अकाउंट्स में भी सर हम लोग बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि है पहला चैप्टर ही। ठीक है, चलो मैं पहले की क्लास के निशान मिटा दूं पहले, फिर आपको मैं आज की क्लास स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो चलो आज की क्लास का जो अपने पास नोट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हैं। और इन नोट्स में सबसे पहले जिन अंकल की फोटो लगी है, उन अंकल का नाम है आर्नोल्ड सुभाष नगर। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा कि नाम आर्नोल्ड सुभाष नगर तो नहीं है, बट यस वी कैन नॉट, मतलब मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाता इनका नेम, लेकिन आप शायद कर पाए। तो बेसिकली देखो क्या इन्होंने बोला हुआ है, हमें उस बात पे फोकस करना है नाम से ज्यादा। यू कैन नॉट क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस विद हैंड्स इन योर पॉकेट। इट मीन्स अगर आपके पास भगवान ने हाथ भी दिए हैं और पैर भी दिए हैं, बट यू आर यूजिंग ओनली लेग्स, यू आर यूजिंग ओनली योर 50% पोटेंशियल, हाथों का यूज करेंगे तो ही तो कुछ होगा। ठीक है सर, तो आपको एक बात यहाँ पे ये समझनी है इनके कोटेशन से कि सर अगर आपके पास पोटेंशियल है, दैट मीन्स यू हैव पोटेंशियल बट यू आर नॉट यूजिंग इट, देन इट इज अ वेस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लैडर मतलब सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें केवल पैरों की जरूरत है, सीढ़ी चढ़ने के लिए पैरों की जरूरत है, बट यस यू ऑल्सो नीड योर हैंड्स टू बी इन द प्लेस सो दैट यू कैन। सही बात है, तो लैडर चढ़ने के लिए हमें हाथ और पैरों दोनों की जरूरत है। तो सर हाथ और पैरों से यहाँ पे क्या लेना देना, तो हाथ और पैरों का यहाँ पे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है मेरे भाई, लेकिन लेना देना इतना सा है बस कि आपको ये समझना है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क फ्रॉम योर होल पोटेंशियल, नॉट अ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है सर, चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर। इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले बच्चे को काफी दिक्कत आएगी। अपने पार्ट ए में पार्टनरशिप के साथ, विद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ हमारे पास दो चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के हैं। पहला चैप्टर अपना यही इश्यू ऑफ शेयर्स, और सेकंड चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो दोनों ही इश्यू के ऊपर बेस्ड है, और ये दोनों चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए आपका पूरा 40 मार्क्स का है ना। पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है। क्या सर ऐसा है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो पार्ट्स हैं उनकी मार्किंग अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह मार्किंग फाइनल टर्म में नहीं होने वाली है। सर मार्किंग फिर क्या है? बेटा मार्किंग के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा आने वाले सेशंस में, टेंशन मत लीजिए उसकी। बट इतनी बात जान लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो सर, आप इतनी मेरे से बोल रहे हो तो मैं आपको इसी सेशन में बता देता हूँ। हालांकि मैं आगे वाले सेशन में नोट्स में भी इसको पुट ऑन कर दूंगा कि हमारे पास जो पार्ट ए है अपना, पार्ट ए वो 60 मार्क्स का है, पार्ट बी हमारे पास 40 मार्क्स का है, एंड पार्ट सी हमारे पास 20 मार्क्स का है। ये सर 20 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल के हैं तो इससे मतलब नहीं है। ये 40 मार्क्स अपने, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 20 ही आएगा। ये जो 20 मार्क्स अपने यहाँ पे और 60 मार्क्स है, 80 नंबर का अपना पेपर बनेगा। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि सर पार्टनरशिप 40 नंबर की है, 40 नंबर की कंपनी है। ऐसा भी नहीं है। यू मस्ट नो द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद ही आप कुछ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारी कंपनी फर्स्ट पार्ट में, कंपनी के जो चैप्टर हैं पार्ट ए में, उसमें कंपनी के चैप्टर कितने नंबर के हैं और पार्टनरशिप के कितने नंबर के हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पार्टनरशिप हमारी 36 मार्क्स की है, 24 नंबर की अपनी कंपनी है। ये चैप्टर और अगला चैप्टर मिला के, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स मिला के आपके 36 मार्क्स के कहीं ना कहीं क्या नाम है, नंबर बनेंगे, 36 नंबर बनेंगे आपके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों चैप्टर 24 नंबर के हैं। पूरी पार्टनरशिप के अराउंड, मतलब आसपास ही ये दो चैप्टर पढ़ के आपको 24 मिल रहे हैं। वहां आपको पार्टनरशिप में 5-6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जब 36 मिलेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बचे हुए बाकी सारे चैप्टर, बाकी पूरी की पूरी किताब आपकी कितने मार्क्स की है, मैंने बताया आपको 20 मार्क्स की। पार्ट बी में सब कुछ आता है, इसमें से सीएफएससी आपका 8 नंबर का है। बाकी बचे हुए 12 नंबर के आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे चैप्टर, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना पड़ेगा, और रेशियो एनालिसिस। ये तीनों मिला के आपके कहीं ना कहीं 12 नंबर के बैठते हैं, क्योंकि 8 नंबर की तो खाली सीएफएससी है। अब चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, सर व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स सभी बच्चों को पता होने चाहिए कि एक बड़ी सी कंपनी की खासियत यही होती है कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स मतलब ओनर। तो हमें ये बात तो अच्छे से पता है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जैसी चीजें आती हैं, एचयूएफ भी आती है। लेकिन इन सबसे कंपनी को क्या अलग करता है? शेयर होल्डर्स की वजह से, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ओनर होते हैं, मल्टीपल ओनर होते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी ओनरशिप कैसे डिसाइड करी जाती है? इट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड।
तो शेयर इज नथिंग, जैसा कि पता ही है आपको, शेयर का मतलब हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या, एक कंपनी की कैपिटल में हिस्सा आपको मिलेगा, उसको शेयर बोलेंगे। शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की यूनिट है इन अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेट क्लेम on the company's profits, assets and liabilities by issuing shares. Company raise funds for business operations, expansion and other purpose. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस बात का क्या हुआ कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो अपनी असेट का एक टुकड़ा या एक हिस्सा आपको अलॉट कर देती है आपके नाम पे। दिस इज नोन एज शेयर्स। इसके बाद शेयर्स आर कैटेगराइज्ड प्राइमरली इनटू टू कैटेगरीज या टू टाइप्स। दो टाइप कौन कौन सी हैं? पहली, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। पहली टाइप है इक्विटी शेयर्स, ये हमारे लिए मेन है, अपने सिलेबस के लिए अकाउंटिंग हमें इसी की सीखनी है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि शेयर्स आर द बेसिक यूनिट। शेयर कैसी यूनिट होती है? बेसिक यूनिट होती है ओनरशिप की। ओनरशिप की बेसिक यूनिट को शेयर्स बोलते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बता दो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे भी किसी भी लेवल में आती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मैं आपके सारे कमेंट पढ़ के आंसर वहीं पे दे पाऊंगा। शेयर इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ द ओनरशिप। तो ओनरशिप जो भी होगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, पूरी कैपिटल को, तो उसको बोला जाएगा शेयर्स। ये शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, इसको ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है, जो कि फेस वैल्यू पे इशू करे जाते हैं। इनिशियली इशूड एट नॉमिनल, या जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू, बट ट्रेडेड एट मार्केट वैल्यू विच फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड एंड कंपनी परफॉर्मेंस। मतलब आप जब शेयर्स को इशू करोगे तो जो इशू करने के समय पे आप पैसे मांगोगे उसे बोलेंगे उसकी फेस वैल्यू। एक बार आपने शेयर इशू कर दिया, उसके बाद मार्केट में क्या होता है, कितना रेट उसका तय होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। फेस वैल्यू ही हमारे लिए मेन रहेगा, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलेंगे। ये वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर हम शेयर्स को मार्केट में अपनी तरफ से पुट ऑन करेंगे। उसके बाद मार्केट उस चीज को कितने में बेचती, कितने में खरीदती है, वो एक अलग चीज है, वो स्टॉक मार्केट वाली बात है। आगे, शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सर क्या भी देना पड़ेगा? डिविडेंड भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। डिविडेंड इज द पेमेंट फॉर देयर कैपिटल। तो जो भी उन्होंने पैसा लगाया है उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो क्या देना पड़ेगा सर? पैसा देना पड़ेगा वापस में, है ना? कुछ ना कुछ तो उन्हें पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब अगर किसी इंसान ने 100 रुपए लगाए हैं तो ये मैं 100 रुपए तो उसको वापस करूंगा ही करूंगा, इस 100 रुपए के ऊपर मैं उसको एक पैसा भी दूंगा, जिसे बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश। लाभांश मतलब जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा उसका मैं एक अंश दूंगा, इनको एक पार्ट दूंगा। सपोज करो कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए और मेरे पास शेयर होल्डर 1000 हैं, तो मैं इस 100 रुपए को 1000 बंदों में बांटूंगा। उन्होंने जो 100 रुपए मेरे को दिए हैं वो भी वापस करूंगा, लेकिन बाद में अभी मैं उनको हर साल ये पेमेंट करूंगा जब जब मुझे प्रॉफिट होगा। इसमें रिस्क होता है। इक्विटी शेयर्स कैरी हाई लेवल ऑफ रिस्क एज देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मार्केट कंडीशंस। इसमें रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जांपल भी दे रखा है। इफ यू ओन 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड करंटली ट्रेडिंग एट 500 शेयर, मतलब आपके पास 100 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू अभी 500 रुपए चल रही है। एक शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 500 रुपए चल रही है। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 500 रुपीज चल रही है अभी मार्केट में, जो आपके पास है। जो कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसकी वैल्यू 500 रुपए पर शेयर चल रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट अगर मेरी 50,000 है और शेयर की वैल्यू एक की 500 है, तो मेरे पास कितने शेयर हुए सर? मेरे पास हुए 500 शेयर्स। कितने शेयर हुए? 500 नहीं, मेरे पास हुए 100 शेयर्स। कितने शेयर हुए? 100 शेयर्स। आगे, मार्केट प्राइस रेजेस टू 600 पर शेयर, योर इन्वेस्टमेंट ग्रोस टू 60,000, हाउएवर इट ड्रॉप्स टू 400, द वैल्यू रिड्यूसेस टू 40,000। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 100 शेयर जो हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू अभी करंट में 500 है। ये 500 से 600 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है। तो देयर इज अ रिस्क, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसके बाद आपने को समझना है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर बेसिक यूनिट तो नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो ही अपने पास। पेपर में कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस लिखने को आ जाता है, मिडिल टर्म में ज्यादा आता है, फाइनल में थोड़ा कम आता है, लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स में जो चीजें नहीं होती हैं वो इसमें होती हैं, जैसे फिक्स डिविडेंड पेमेंट। उसमें डिविडेंड इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता, यहाँ पे फिक्स होता है। इसलिए आप जब भी प्रेफरेंस शेयर देखेंगे तो उसके आगे एक रेट लिखा रहता है। इसको बोलते हैं वो रेट, इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर उनको पेमेंट होगी ही होगी मैंडेटरली। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये डिविडेंड ही है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये लाभांश होने के कारण जब ही दिया जाएगा जब हमें लाभ होगा। लाभ का अंश तो जब ही बनेगा जब लाभ होगा। तो इसलिए इनको दिया तो फिक्स रेट से जाएगा, लेकिन डिविडेंड जब ही दिया जाएगा जब फायदा होगा।
प्रायोरिटी इन डिविडेंड, अब इक्विटी शेयर वालों से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, जब भी पैसा वापस करने की बात आती है तो प्रेफरेंस शेयर्स की लिमिट 20 साल है, तो 20 साल में आपको पैसा इनका लौटाना ही लौटाना है, और इनका पैसा लौटाने के बाद ही इक्विटी वालों को लौटाया जाता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल दे रखा है, खुद ही पढ़ लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कंपनी की बेसिक तरफ आ जाते हैं। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर एक पर्सन के पास क्या होता है, एक पर्सन के पास आईडी कार्ड होता है, राइट। ऐसी एक आईडी कार्ड किसके पास भी होता है, कंपनी के पास भी होता है आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड क्या होता है कंपनी का, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई, जो आरओसी देता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, ये हटा दो, कॉमन सील तो हट ही गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है। ट्रांसफरेबल शेयर्स, आपकी किताब के अंदर कॉमन सील दे रखा है इसलिए यहाँ पे होगा, बट ये अब हमारे काम की चीज नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो कंपनी एक इंसान की तरह आईडी कार्ड होल्ड करती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कंपनी एक बर्थ सर्टिफिकेट भी होल्ड करती है जो अगेन सीओआई है। कंपनी का पैन कार्ड भी बनाया जा सकता है। तो सारी चीजें जो एक आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल पर्सन कर सकता है वो ये भी कर सकते हैं, इसलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनीज आइडेंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, मीनिंग इट कैन ओन प्रॉपर्टी, स्यू और बी स्यूड इन द नेम। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब इतना सा हुआ कि कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, किसी और के ऊपर केस कर सकती है, और कोई और भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनीज एक्सिस्टेंस इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट होती है, कंपनी की लाइफ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कॉमन सील तो खत्म ही हो गया, पहले था कि कंपनी सिग्नेचर की बजाय एक स्टैंप रखा करती थी, वही स्टैंप हर जगह लगाती थी जहां भी जरूरत होती थी। अब वो खत्म हो गया क्योंकि अब सीएस आ गए हैं, तो सीएस ही कंपनी के बिहाफ पे साइन कर देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जितना उन्होंने शेयर्स खरीदा है, जैसे अगर आपने 500 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको लॉस भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500 का ही हो सकता है। अगर कंपनी का लॉस उससे ज्यादा भी होता है तो भी कंपनी आपसे 500 रुपए तक ही मांग सकती है। इसके बाद ट्रांसफरेबल शेयर, पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एक्स वाई को बेच सकता है, वाई जेड को बेच सकता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि कंपनी अपने पास तो रिकॉर्ड रखती है शेयर होल्डर्स का, लेकिन शेयर होल्डर को ये राइट भी देती है कि वो फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकें। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक, पब्लिक जिसमें 7 लोगों की जरूरत होती है और हायर कैपिटल और अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहां पे मेंबर सिर्फ 2 चाहिए होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट होती है 200, ठीक है। तो अगर आपके पास पब्लिक कंपनी में जाना चाहते हो तो 7 चाहिए, लेकिन उसमें लिमिटेड है, सॉरी अनलिमिटेड मेंबर्स हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स के ऊपर लिमिट होती है 200। इसके बाद 1 पर्सन कंपनी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस कंपनी के फीचर्स के साथ बनाई गई कंपनी है। इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कुछ लिखी हुई, बस ये लिखा हुआ है कि ओपीसी एक इंसान ही बना सकता है, और वो इंसान इंडियन सिटीजन हो सकता है, हो सकता नहीं, होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसके बाद पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स इन शेयर कैपिटल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बैलेंस शीट वाले चैप्टर में भी पढ़ के आएंगे। अगर अभी आपने नहीं देखा या नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मैंने उसकी वीडियो रिवीजन की अपने चैनल पर उपलब्ध करा दी, इसी चैनल पे आप वहां से जाके देख सकते हैं। शेयर कैपिटल, सबसे पहला अपने पास है शेयर कैपिटल। जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लायबिलिटी एंड इक्विटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अपने पास सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आइटम ही शेयर कैपिटल होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है समझना इस चैप्टर के लिए भी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर इशू करके जो भी आपने पैसा जुटाया है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, चाहे वो आपने शेयर इशू किया हो इक्विटी, चाहे आपने शेयर किया हो इशू प्रेफरेंस। इट कैन बी फर्दर कैरेक्टराइज्ड, मतलब शेयर कैपिटल तो वो हुई जो इन दोनों से पैसा आया, टोटल पैसा। अब इस टोटल पैसे को भी हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या क्या है, सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। आपको पता है जब कंपनी बनती है तो 2 डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, एमओए और एओए। एमओए के अंदर आप अपनी कैपिटल मेंशन करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो कैपिटल आरओसी अप्रूव करता है तो वो आपको कैपिटल मिल जाती है, आप उतना पैसा अपनी लाइफ में लोगों से मांग सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू इशू एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन देयर लाइफ टाइम, ये भी लिख लो। पूरी लाइफ में जब तक कंपनी रहेगी, जब तक इतना ही पैसा वो मैक्सिमम मांग सकती है लोगों से। क्या ये पैसा बढ़ाया जा सकता है, यस ये पैसा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आरओसी के पास जाना पड़ेगा और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। इसके बाद इश्यूड कैपिटल,
मेरे पास सरकार ने बोला कि आप 1000 रुपए पब्लिक से मांग सकते हो, मैंने सिर्फ एक बारी में 200 ही मांगे, इट मीन्स ये हो गई इश्यूड कैपिटल, जितनी मैंने इशू करी है। पेड अप कैपिटल मैंने 200 मांगी, लोगों ने केवल 180 पे पैसा दिया, तो ये हो गया पेड अप। ठीक है जी, ओके। अब जो पैसा नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा बीच में 20 रुपए नहीं मिला, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा मुझे नहीं मिला। ठीक है जी, इसके बाद आगे रिजर्व कैपिटल, अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड मतलब जो हमने मांगे नहीं है, वी डिड नॉट डिमांडेड, दैट कैन ओनली बी यूटिलाइज ड्यूरिंग कंपनीज लिक्विडेशन। तो हो सकता है कंपनी ने कुछ पैसा बचा के अलग रखा हो, लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होगी तो काम में लेंगे इस पैसे को। इसके बाद कैपिटल रिजर्व। अब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से समझ लो। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कैपिटल ट्रांजेक्शन सच एज द सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जब हम बेचेंगे तो हम होगा कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट, सारे कैपिटल प्रॉफिट जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, जबकि रिजर्व कैपिटल इज समथिंग एल्स, कैपिटल रिजर्व इज समथिंग एल्स, दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड बट रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब इन पैसों से, कैपिटल रिजर्व से, सीआर से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके बाद कॉल्स इन एडवांस मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कॉल्स इन एडवांस ऐसे भी तो हो सकता है कोई इंसान आपको पैसा एडवांस में दे दे। इट मीन्स क्या होगा कि आपका शेयर 100 रुपए का था, आपने बोला आप मुझे पहले 5 रुपए दो, फिर आप मुझे 6 रुपए दो, फिर आप मुझे इसको 50 कर लो, इसको कर लो आप 30, 80 हो गए, फिर बोला आपने मुझे 20 रुपए दो। इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इनका नाम भी होता है, पहले इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, और इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। जब कोई और कॉल नहीं होती तो इसको ही फाइनल भी बोल देते हैं, वरना ऐसे चलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने पैसे आप मांगते हो। तो अगर कंपनी को 100 रुपए मांगने हो तो इंस्टॉलमेंट में मांगती है अगर, तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। तो अगर मान लो मेरे को एप्लीकेशन में 50 रुपए मांगे गए, लेकिन मैंने 50 रुपए ना दे के उनको दे दिए 70 रुपए, तो डेट मीन्स अभी इसमें से मेरे पास जो 20 रुपए आए हैं वो क्या है सर, वो है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस में यूज करते हैं बेसिकली। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये पैसा जो एडवांस दे दिया, हमने मांगा नहीं था शेयर होल्डर से, बट उसने दे दिया। अब इसके बाद हम लोग शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, तो शेयर्स इशू करने के सिर्फ दो ही तरीके अलाउड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहला इशू करने का तरीका है शेयर एट प्रीमियम, सबसे पहले हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। और दूसरा अपने पास तरीका है, एक सेकेंड, हमारे पास एक तरीका और है पार, जो इसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है मैंने शायद। पार का तरीका भी है, बट कोई बात नहीं, नहीं है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ना यहाँ से समझने के लिए हमें लिंक करना पड़ेगा। चलो इसे लिंक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको लिंक कर लेते हैं नीचे से। तो हम लोग शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकते हैं सर, दो तरीके से कर सकते हैं, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। पार पे मतलब क्या, मैंने अभी आपको समझाया था, नॉमिनल वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने डिसाइड करी है शेयर्स की। तो अगर नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस है तो इसे बोलेंगे पार वैल्यू, मतलब पार मतलब सेम टू सेम वैल्यू। When shares are issued at their face value, nominal value, it is called issued par। जैसे एक कंपनी के 1000 शेयर थे, 10 रुपए का एक उन्होंने ही डिसाइड किया था और उन्होंने 10,000 रुपए कमाए, इट मीन्स 1000 रुपए पे कितने आने थे, 1000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 ही आने थे, और उनको 10,000 मिल भी गए, तो दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड पार। इसके बाद इश्यूड प्रीमियम क्या होता है, इश्यूड प्रीमियम का मतलब होता है जहां पे नॉमिनल वैल्यू आपकी, नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन इश्यू शेयर वैल्यू, इश्यू वैल्यू भी लिख लो आप, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप ज्यादा पैसे मांग रहे हो अपनी शेयर की वैल्यू से, इसको बोलेंगे क्या, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इशूड प्रीमियम। ठीक है, द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये एक नए अकाउंट में ट्रांसफर होता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा जाता है जो आप एक्स्ट्रा लेते हो। एग्जाम्पल के रूप में समझो, 1000 शेयर थे, 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू थी, लेकिन हमने इशू किया 15 रुपए पे, तो इट मीन 10 वाला शेयर हमने इशू कितने में किया, 15 में। सर ऐसा क्यों होगा और लोग क्यों खरीदेंगे, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है बच्चा जिसके ना वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलैरिटी होती है, तो लोग उसके 10 रुपए वाले शेयर को भी 15 में खरीद लेते हैं। जैसे रिलायंस, रिलायंस जब भी अपने शेयर बेचती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए, तो वो अपने रेट बढ़ा देती है। जब रेट बढ़ाती है तो तभी भी तो लोग खरीदेंगे ही, तो रेट वो ऐसे तो बढ़ा नहीं सकती। तो वो क्या करती है, 10 रुपए वाले शेयर को 15 पे इशू करते हैं, लेकिन उसमें 5 रुपए क्या जुड़ा होता है, प्रीमियम। तो मैक्सिमम तो रिलायंस 10 रुपए ही मांग सकती है लीगली, क्योंकि फेस वैल्यू तो वो इतनी ही मांगेगी। मैंने भी आपको ऊपर समझाया ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो पैसा तो लिमिटेड ही मांग सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा किस नाम से मांग सकती है, प्रीमियम के नाम से। तो यहाँ पे 5 रुपए का प्रीमियम है जो कि जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब ऊपर आ जाओ,
देखो, व्हेन शेयर्स आर इशूड अबव देयर फेस वैल्यू हमने पढ़ लिया, एक्सेस अमाउंट इज क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सेक्शन नंबर 52 पहले ही डाल दिया, हालांकि सेक्शन नंबर 52 मुझे बाद में डालना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी लगाओगे उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। पहला, आप किसी को बोनस शेयर देना चाहते हो, जैसे एक इंसान ने मेरे 100 शेयर्स खरीदे। अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे 100 शेयर्स खरीदे हैं, मैं आपको फ्री में 10 शेयर देना चाहता हूँ। तो ये 10 शेयर का जो कॉस्ट है, ये जो 10 शेयर का कॉस्ट है, इसको मैं खुद ही बियर करूंगा ना, क्योंकि उसे तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो ये जो कॉस्ट है मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से दिखा सकता हूँ। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी कंपनी एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी बनने से पहले के खर्चे। जैसे अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन कंपनी को रजिस्टर करने में मैंने सीईओ को फीस दी, लॉयर को फीस दी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए को फीस दी, सीएस को फीस दी, तो ये सारे खर्चे हो गए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। तो ये बुक में मेरी दिखाई देंगे जिस दिन कंपनी बनेगी उसी दिन ही। तो अगर मैं ये खर्चे चाहूं तो राइट ऑफ कर सकता हूँ इस अपनी इनकम से। रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, रिडम्पशन कर सकता हूँ, मतलब पैसा वापस करना, पे बैक कर सकता हूँ इन दोनों का। और बाय बैक शेयर्स अंडर 68, मतलब अगर मैंने अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं तो मैं उनको वापस भी खरीद सकता हूँ, ये पैसा यूज करके सिक्योरिटी प्रीमियम। और किसी तरीके से ये पैसा यूज नहीं किया जा सकता, ये 4 तरीकों से ही यूज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वापस ऊपर आ जाओ, वापस ओवर सब्सक्रिप्शन और एक अंडर सब्सक्रिप्शन केस होता है। अब आपको पता है हमारे पास कंपनी में दो एंटिटीज होती है, एक आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और एक सेबी। ठीक है, सेबी सब कुछ स्टॉक मार्केट के लिए देखता है, जहाँ पे अपने शेयर्स लिस्ट करते हो, खरीदा और बेचा जाता है। आरओसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे फोकस ज्यादा करता है, मतलब कंपनी को बनाने पे। तो दोनों की बात ही माननी पड़ती है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जब भी आप अपने शेयर इशू करना चाहेंगे, कहाँ इशू करोगे, मार्केट में करोगे, तो जैसी मार्केट की बात आएगी तो सेबी आ जाएगा। तो सेबी बोलता है जितने भी शेयर आपने अगर इशू करे हैं, जैसे मैंने मांगा 1 लाख शेयर, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई उसके पास, मतलब मैंने इशू तो किया 1 लाख शेयर्स को, लेकिन लोग लेना चाहते हैं 1.5 लाख शेयर्स। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं लगाऊंगा प्रोराटा, या रिफंड कर दूंगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं पेपर में, दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें मुझे प्रोराटा में ये पैसा जो एक्स्ट्रा है उसे एडजस्ट करना है और बाकी पैसा रिफंड करना है। इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जहां पे हमने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन हमें मिली है, मतलब हमारे शेयर्स लोग लेना नहीं चाहते। अब सेबी ने इसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये लिमिट याद रखना ज्यादा जरूरी है कि 90% पैसा आपके पास आना चाहिए, नहीं आया तो आपको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपका। ठीक है जी, चलो इसके बाद अब हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हमें एक्चुअली में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना कैसे है। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करोगे, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। मैंने आपको बताया एक कंपनी को अगर 100 रुपए मांगने हैं तो टुकड़ों में मांगती है, जैसे 100 रुपए मांगने हैं तो पहले मांग लेगी 20, फिर मांग लेगी 30, और फिर मांग लेगी 20, और फिर मांग लेगी, आपके पास आ गए कितने रुपए बचे, 30, तो ये 50 ही हो गए, 50 ही हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल। ठीक है, तो हमें सबकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी फिर। तो सबकी एंट्री देखो कैसे होगी, सबसे पहले एंट्री रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अच्छा, ये पैसा एक साथ भी मांगा जा सकता है, जिसको बोलते हैं लमसम। अब लमसम की ना एंट्री बस एक ही होती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में दिखा दी जाती है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो, जब भी हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, ये 20 रुपए मिलेगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारे लिए एसेट है, बढ़ रही है तो रूल्स हमें याद है, डेबिट करते हैं एसेट जब जब बढ़ती है। टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा जाएगा शेयर एप्लीकेशन, मतलब जो भी शेयर होंगे, जैसे यहाँ पे इक्विटी है अगर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हमें पैसा मिल जाएगा, उसके बाद इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेना अगर इक्विटी शेयर्स है तो। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो भी पैसा आपको मिला वो तो आप टोटल लिखोगे, जैसे मान लो मुझे पैसा मिल गया, मान लो 2 करोड़ रुपए, और मैंने मांगे थे केवल 1 करोड़, तो आप अपनी शेयर कैपिटल में केवल 1 करोड़ रुपए ही लिख सकते हो। सर बाकी बचा हुआ आपका जो पैसा है 1 करोड़ का, उसका क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो जब आपके पास एप्लीकेशन आई तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे 2 करोड़ और 2 करोड़ से, क्यों, क्योंकि सर पैसे इतने मिले हैं। इसके बाद आप यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट भी 2 करोड़ से करोगे, क्योंकि क्रेडिट 2 करोड़ से हुआ था, लेकिन शेयर कैपिटल में आप 1 करोड़ ही ट्रांसफर कर सकते हो। सर बाकी का पैसा आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट लिखोगे। अगर आपने रिफंड कर दिया, अगर आपने रिफंड नहीं किया
एडजस्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे जिस पे भी एडजस्ट किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे आपसे 20 मांगे थे, आपने मुझे 20 ना दे के आपने मुझे दे दिए 30 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, इस 30 में से 20 रुपए यहाँ एडजस्ट कर लूंगा एप्लीकेशन पे, और बाकी के बचे हुए 10 रुपए मैं एडजस्ट करूंगा अगली अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू अलॉटमेंट। तो मेरी एंट्री कंबाइन क्या बनी सर, मेरी एंट्री कंबाइन बनी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, मैं यहाँ पे जो जगह है बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक, अगर मैंने रिफंड कर दिया तो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी। इसमें एक चीज और लिखनी है, टू अलॉटमेंट, जहां पे भी पैसा हमने एडजस्ट किया। इसके बाद फिर हम जब अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे तो जिसने तो एक्स्ट्रा दे रखे ना 10 रुपए, इससे नहीं मांगेंगे, लेकिन अमाउंट ड्यू जो करेंगे वो तो टोटल करेंगे। मतलब पैसा सबसे मांगेंगे, लेकिन जब रिसीव करने जाएंगे तो 10 रुपए घटा देंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हम लोग अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगेंगे, 30 रुपए मांगेंगे, क्योंकि 30 रुपए हमने मांगे हैं सबसे, 30 यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब हम बैंक अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे हमें 30 नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 20 मिलेगा, क्योंकि 10 एडवांस मिल चुका है, तो 20 यहाँ हो जाएगी। इसी तरह आपके पास एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर दोनों कॉल एक साथ हैं तो ये एंट्री होंगी, अगर एक और कॉल है तो भी सेम एंट्री होगी, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। जैसे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो यहाँ पे खाली लिखा रहेगा शेयर फर्स्ट कॉल, फिर आएगी एक और शेयर फाइनल कॉल, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। एंट्री आपको, ये 6 एंट्री आपको अच्छी तरह से याद रखनी है बेटा। ये 8 भी हो सकती हैं, ये 6 एंट्री जब होंगी जब फर्स्ट कॉल तक होगी, 8 हो जाएंगी जब आपकी एंट्री हो जाएंगी फाइनल कॉल तक, जब फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल अलग अलग हो। इसके बाद ये सारी एंट्री तो हमने देखी जब हमने इशू किया पार पे, और अगर हम इशू करते हैं प्रीमियम पे तो एंट्री क्या होगी, देखो हमने सबसे पहले पैसा कमाया, जो भी पैसा मिला वो एंट्री तो कॉमन रहेगी, सेम रहेगी। तो फर्स्ट एंट्री दोनों में क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, दोनों ही केस में सेम रहेगी। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में कर देंगे, वो तो करेंगे गिरेंगे जितना पैसा मिला, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको डालेंगे प्रीमियम में। ये बात आपको याद रखनी है कि एक्स्ट्रा पैसा हम लोग कहाँ डालेंगे, प्रीमियम में। जैसे हमने 10 रुपए मांगे, हमें मिले 20 रुपए, अब इसमें 10 रुपए तो शेयर कैपिटल वाले हैं, 10 रुपए प्रीमियम के हैं, तो जब हम दोबारा एंट्री करेंगे तो 20 करेंगे, शेयर कैपिटल में 10 और प्रीमियम में 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। बाकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि प्रीमियम का एक रूल है कि जब आपको रिसीव नहीं होगा प्रीमियम, ओनली शो व्हेन यू आर नॉट रिसीव्ड, ओनली शो व्हेन नॉट रिसीव्ड। अब देखो, जब हमने ड्यू किया, मतलब जब हमने पैसा मांगा तो हमने शेयर प्रीमियम को दिखाया, लेकिन जब हमें पैसा मिला रिसीट ऑन अलॉटमेंट मनी तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट दिखाया, प्रीमियम नहीं दिखाया। जब प्रीमियम मिल जाता है तो नहीं दिखाते, जब हमें नहीं मिलता मतलब यहाँ पे जब हम ड्यू करते हैं तभी दिखाते हैं। ऐसी जब हम ड्यू करेंगे तो दिखाएंगे और रिसीट पे नहीं दिखाएंगे। तो मतलब ऊपर वाली एंट्री में और नीचे वाली एंट्री में क्या फर्क है, खाली ये फर्क है कि ड्यू में प्रीमियम भी जुड़ जाएगा, रिसीव में कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, अब कॉल्स इन एडेड, कॉल्स इन एडवांस और ओ सब्सक्रिप्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो भी देख लेते है ना। उसके बाद में हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश देख के इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, एक हिस्सा, फिर फॉरफीचर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो एक एक हिस्सा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको रिवीजन में सब चीज कवर करा रहा हूँ, बट यस इसके बाद भी थोड़ी बहुत चीजें हमारी बच जाएंगी, वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग वन शॉट में सब चीजें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर की। उसके बाद हम लोग वन शॉट में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो 2 सीरीज चलेंगी, एक तो वन शॉट चलेगी हमारी जिसके अंदर हम लोग सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे, और एक और वन शॉट चलेगी जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे हर एक चैप्टर के। तो 2 वन शॉट सीरीज चलने वाली हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कॉमर्स पाठशाला, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की चीजें आने वाली हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इसलिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे जहां तक कर लिया, उसके आगे भी अपन लोगों को कवर करना है। ठीक है, उसके आगे भी कवर कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और चीजों को आगे कैरी ऑन करते हैं। चलो, मैंने आपको बताना है कॉल सिनेरियो और एडवांस से शुरू करनी है चीजों को। ठीक है, चलो, कॉल सिनेरियो और एडवांस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया पहले भी दिया है और अभी आगे और समझा देता हूँ, तो एकदम ताकि क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए। तो कॉल सिनेरियो मतलब एरियर का मतलब होता है पेंडिंग या विच इज नॉट पेड, है ना, पेंडिंग या नॉट पेड। कॉल्स का मतलब होता है वो पैसा जो हमने कॉल किया था, कॉल्ड मनी। अभी कॉल्ड मनी कैसे भी हो सकती है, इट कैन बी एप्लीकेशन मनी, इट कैन बी अलॉटमेंट मनी, इट कैन बी फर्स्ट कॉल मनी, इट कैन बी फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो कॉल का मतलब यहाँ पे कॉल्स ही नहीं है खाली ये वाली, कॉल का मीन्स मतलब होता है कॉल्ड मनी।
कॉल्ड मनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कहीं भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था एक कंपनी कई लेवल्स में पैसा मांगती है। इंस्टॉलमेंट जिसे बोलते हैं उसमें पहली आती है एप्लीकेशन, देन आती है अलॉटमेंट, देन आती है फर्स्ट कॉल, देन आती है फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल और भी आगे जा सकती है, फर्स्ट कॉल के बाद कितनी भी कॉल्स आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अपने को 6 घंटे हमें याद रखनी ही रखनी है। कॉल सिग्नेचर रेफर्स टू द अमाउंट दैट अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे व्हेन अ कंपनी मेक्स अ कॉल फॉर पेमेंट ऑन देयर शेयर्स। द अनपेड अमाउंट रिमेन्स ड्यू एंड इज ट्रीटेड एज रिसीवेबल फॉर द कंपनी। मतलब कि अगर एक इंसान ने मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन में हमने 10 रुपए मांगे, यहाँ पे 5 रुपए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसमें क्या बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है उसने हमें यहाँ पे 10 रुपए ना दिए हों। तो कंपनी क्या करेगी अब? कंपनी क्या करेगी, इसको जो पैसे मांगे हमने ड्यू की एंट्री पास करी और ड्यू की एंट्री में हमें पैसा नहीं मिला, ड्यू की एंट्री के बाद हमने पैसा जब मांग लिया हमें नहीं मिला, तो हम रिसीव की एंट्री में उसको नहीं दिखाएंगे। रिसीव की एंट्री में नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसको पेंडिंग तो दिखाएंगे, रिसीवेबल तो दिखाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या ट्रीट होगा, एक तरीके से डेटर। तो कॉल्स इन एरियर आप ये भी बोल सकते हो इट इज अ डेटर फॉर अस, और कई जगहों पे ये भी बोला जाता है इट इज अ लॉस फॉर अस। बट ये लॉस अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, अभी हमने उससे पैसा मांगा है, बट इट इज स्टिल रिसीवेबल फॉर द कंपनी। जब ये पैसा नहीं देंगे पूरी तरह, तो पता कैसे चलेगा? तो क्वेश्चन में एक शब्द लिखा हो जिसे बोलते हैं फॉरफिटेड। जब ये पूरी तरह पैसा देने से मना कर देंगे तो हम शेयर्स को जब्त करेंगे, जब ही मानेंगे कि ये हमारा लॉस है। दोनों ही केस में चाहे आप डेटर मानो चाहे लॉस मानो, ये डेबिट ही होगा। रीजन बिंग दैट कि एसेट बढ़ने पे भी डेबिट ही होती हैं, लॉस बढ़ने पे भी डेबिट ही होते हैं। तो विद एनी ऑफ द सेंसेस ऑफ दीज टू सेंसेस आपको उसको डेबिट करना ही पड़ेगा। This happens when shareholders do not pay their installment on time. The company can charge interest on call scenario specified in article of association. 10% डिफॉल्ट रेट है टेबल एफ के हिसाब से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जिससे कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी के ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें होते हैं, रूल्स वगैरह इसमें होते हैं। इसी रूल्स में एक टेबल एफ होती है जो डिफॉल्ट टेबल होती है, जो लोग अपना एओए खुद नहीं बनाते तो सरकार उनको बना के देती है एज पर कंपनीज एक्ट टेबल नंबर एफ। टेबल नंबर एफ के अंदर डिफॉल्ट रेट 10% है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं और चाहे तो ना करें। तो कंपनी अगर पैसा नहीं मिलता है कंपनी को समय पे, तो उसके ऊपर 10% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट ज्यादा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब एओए में। इफ अ शेयर होल्डर हैज बीन allotted 100 shares with a call of 5 per share and fails to pay 500 when the call is due, this amount is recorded as calls in arrear। ठीक है जी, ओके। ऐसी कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस का उल्टा होता है कि जब हमने उससे मांगे 10 रुपए तो उसने हमें दे दिए 15 रुपए। अब इसके बारे में टेबल एफ क्या कहती है? तो कंपनी पे इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट। ठीक है जी, जब इंटरेस्ट लेंगे तो पे भी तो करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी लेती है। तो कंपनी चार्ज इंटरेस्ट, नीचे है पेज इंटरेस्ट, कितना परसेंट है? 12% है पे करने का, और रिसीव करने का 10%। सर ऐसी नाइंसाफी क्यों भाई? मुझे तो ये इतना ही पता है कि टेबल नंबर एफ में ऐसा बताया गया है, सो डेट लोग फ्रॉड कम करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है। हालांकि आप लॉ की बातों में इफ एंड बट नहीं ला सकते, उनमें लॉजिक नहीं ढूंढ सकते अनटिल अनलेस आपको बाकी सारी बातें भी पता हो। अब मैं आपको ये बात समझाने के चक्कर में पूरा कंपनी तक यहाँ पे पढ़ा दूं डिविडेंड पॉलिसी वगैरह, तो इट इज अनफेयर राइट फॉर यू एज अ 12th क्लास स्टूडेंट। एग्जाम्पल, 1000 एडवांस में दे दी फॉर फ्यूचर कॉल्स, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज कॉल्स इन एडवांस। अब ये तो या आप लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करो कि उसने हमें पैसा दे दिया, नाउ वी हैव टू परफॉर्म अ ड्यूटी फॉर हिम, मतलब हमें रिटर्न देना पड़ेगा उसको, या तो आप इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लो। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखो, हमें यह अकाउंट ज्यादा सतर्क होने को बोलता है जब लॉस और बातें आती है इसकी, नॉट पेमेंट की, व्हेन थिंग इज लॉस और असेट। जब इनकम या लाइबिलिटी की बात आती है तो इतना ज्यादा सतर्क होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी मान लो, चल जाएगा काम, दोनों ही क्रेडिट होते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट किए जाते हैं। तो अगर जनरल एंट्रीज के अंदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी ओपन करे जाएं, मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीका क्या? पहला तरीका ये है कि जब भी मैं पैसा रिसीव करूं, तो रिसीव करने के समय पे जितना पैसा मुझे नहीं मिला, मान लो 100 मिलने वाला था, 10 नहीं मिला, तो मैं 90 से दिखा दूं एंट्री। दिस इज वन वे। सेकंड वे कि मैं ऐसे ना दिखाऊं, इसको मैं आपको एक साफ पेज पे करके दिखाऊं ना, ताकि आपको कुछ समझ में भी आए। रुको, मैं पहले साफ पेज ढूंढ लूं, स्टार्टिंग में चलते हैं लोग। 1 मिनट मुझे तो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, एंट्री से समझा देता हूँ, चलो यहाँ चलो।
ये रहा, जब हमें एप्लीकेशन मिलते हैं पैसे तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तो हम करेंगे ही करेंगे। जब उसने हमें पैसे नहीं दिए, मान लो हमने यहाँ पे पैसा ड्यू किया, ठीक है, एप्लीकेशन में तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन अगर कोई देगा नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो केस ही नहीं बनता। केस कहाँ बनेगा, जहाँ पे वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं देगा। सर एप्लीकेशन का केस क्यों नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि बेटा जब हम लोग एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा ही नहीं तो हम उसको शेयर्स की आगे प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट ऐसे करके प्रोसीजर आगे बढ़ता है ना। अगर उसने एप्लीकेशन ही नहीं दी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अकाउंट्स में वो कभी आया ही नहीं। लेकिन जब वो अकाउंट्स में एप्लीकेशन से आ गया फिर अलॉटमेंट नहीं दी तो दिक्कत है। अब अलॉटमेंट में ड्यू हमने इतना अमाउंट किया, मान लो 100 रुपए किया, 100 रुपए यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। अब जब हमें रिसीव होगा रिसीट और अलॉटमेंट मनी, तो हम लोग पहला तरीका ये दिखा सकते हैं कि 100 में से 10 रुपए नहीं मिले तो यहाँ पे डेबिट करें 90, यहाँ पे भी 90 लिखें। दूसरा तरीका, बैंक अकाउंट को डेबिट करें 90 से, और आप यहाँ पे दिखा दें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा डेबिट 10 रुपए से। तो आपको बैंक अकाउंट में पैसे मिले कितने, तो सर देखो आपने मांगे थे 100 रुपए, आपको मिले 90 रुपए, तो आप 90 दिखाइए। शेयर अलॉटमेंट में आप यहाँ पे दिखाइए पूरा का पूरा 100, ठीक है जी। तो इस तरह आप दिखाएंगे। अगर कोई एडवांस का है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो एरियर हमेशा डेबिट होते हैं, एडवांस हमेशा क्रेडिट होते हैं। यही चीज मैंने नीचे भी आपको बताई, आज देख लेते हैं। देखो, ऑन रिसीट ऑफ कॉल अमाउंट, जब आपने जो भी पैसा मांगा, ये अलॉटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉल का मतलब है पैसा मांगना, वो कोई सा भी पैसा हो सकता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है जी। तो जब भी आप पैसा मांगोगे नहीं मिलेगा तो कॉल से अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट, और जब आपको बाद में अगर पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, क्योंकि ये हमारा हमने पहले मांगे थे डायरेक्टर्स, मान लिया था इसको हमने। इस उम्मीद यहाँ पे देखो, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पे उम्मीद तो है। उम्मीद किस चीज की, कि वी विल रिसीव मनी, वी विल रिसीव मनी, हमें यहाँ पे उम्मीद है, यहाँ पे हमें उम्मीद है, इसलिए हमें बाद में ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर पैसा मिल जाता है तो डेटर्स को कम कर देंगे जब पैसा मिलेगा, और अपने कैश को बढ़ा लेंगे, बैंक को बढ़ा लेंगे, ये एंट्री पास करेंगे। बैलेंस शीट में इनको कहाँ दिखाना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर शोन इन नोट्स टू अकाउंट अंडर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल वाला जो कॉलम है अपना, मतलब हेडिंग जो है अपनी, आपको याद होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अपना सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहला शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर दिखाएंगे कि भैया हमारे पास इतने रुपए के कॉल्स इन एरियर हैं, ठीक है जी। और इसको कहां से घटा के दिखाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर सब्सक्राइब कैपिटल में से, ये भी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्लोजर भी पेपर में आ जाता है। इफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन, अगर एडवांस है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमारी इनकम है, या आप इसको लाइबिलिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, दोनों ही केस के अंदर सेम टू सेम एंट्री होने वाली है। तो दोनों ही आप इनकम माने लाइबिलिटी माने, एक को ही गल है, कोई डिफरेंट उसमें ज्यादा है नहीं, इसलिए आप इसको ऐसी एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आगे डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में उसी तरह ही होगा, इक्विटी लायबिलिटी सेक्शन में करंट लायबिलिटीज में ये आपके आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी के सब हेड में, ठीक है जी। बस ये बात याद रखना कि एडवांस, एडवांस आप कभी भी शेयर होल्डर फंड्स में मत दिखा देना। बहुत सारे बच्चे शेयर होल्डर फंड्स में ही दिखा देते हैं, जहाँ कॉल इन एरर दिखाते हैं, सोचते हैं कि हम जहाँ पे इसको दिखा रहे हैं माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके तो वहां प्लस करके दिखा देंगे, नहीं। आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैंने 1000 रुपए मांगे हैं किसी से तो मैं शेयर कैपिटल में 1000 रुपए ही दिखा सकता हूँ। किसी ने मुझे एडवांस दे दिया और मुझे 1200 रुपए मिल गए तो मैं 1200 रुपए शेयर कैपिटल में कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कॉल सेंटर दिखाया है, यहाँ पे मैं कभी भी नहीं दिखा सकता, बिकॉज मेरी मैक्सिमम लिमिट 1000 रुपए ही है, तो मैं 1000 रुपए से ज्यादा शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। तो सर एडवांस हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई, इसलिए हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, इक्विटी लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि करंट ही होंगी, ऑब्वियसली बात है, उसने अभी दिया, आगे एडजस्ट हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक तो हम लोग ये सारा काम पैसों के लिए कर रहे थे, अब अगर हम लोग पैसों से अलावा इशू करते हैं शेयर्स को तो क्या करेंगे, देखो, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इट मींस द कंपनी इज एक्सचेंजिंग इट्स शेयर्स for assets, goods और services instead of monetary payment. This method is commonly used in following cases. कब कब यूज होता है, परचेज ऑफ asset, परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम लोग किसी और बिजनेस की असेट परचेज करते हैं तो हम बोलते हैं कि या तो आप हमसे क्या ले लो, कैश ले लो, या तो आप हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो। अब बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं कैश के बदले शेयर्स लेना, क्योंकि फ्यूचर में एप्रिसिएशन कैश में नहीं मिलता, शेयर्स में मिलता है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ असेट, पहला पॉइंट है, शेयर्स आर इशूड टू द वेंडर और द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ एक्वायरिंग असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। तो हम मनी नहीं देंगे, मनी नहीं देंगे, शेयर्स दे देंगे, या तो हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे थोड़ी मनी थोड़े शेयर्स। अगर हम पूरा बिजनेस ही खरीद लें किसी का तो भी हम शेयर इशू कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने पूरा किसी का बिजनेस खरीद लिया तो भी आप शेयर इशू कर सकते हो। शेयर आर इशूड एज पेमेंट टू द वेंडर फॉर एक्वायरिंग एंटायर बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई डाउट नहीं सर।
आगे, दिस टाइप ऑफ शेयर इशू कैन अगर इधर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, ये दोनों चीजों में हो सकता है, ये भी, ये बात समझ लो आप। इसका एक एग्जांपल मुझे आपको देना चाहिए वैसे यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने किसी का बिजनेस एक्वायर करा 1 लाख रुपए में। ठीक है, मेरा एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, बट मैं उसे प्रीमियम पे इशू करना चाहता हूँ 10 रुपए के। तो मेरा शेयर हो गया अब 110 रुपए का। तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे इसको? तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जितना मेरे को पैसा उसे देना है, मॉनेटरी वैल्यू डिवाइड बाय शेयर्स वैल्यू पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जितना होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो 1 लाख डिवाइड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे 110। तो मैं इसको करके बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 110, तो ये हो जाएगा आपका 909। तो 909 आपको शेयर जो है वो कहीं ना कहीं आपको इशू करने पड़ेंगे, सो डैट आप ये पेमेंट कर पाओ। इस तरह से काम होगा इसका। ठीक है, इसके बाद इसी ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ सेट की एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, नीचे आपको मैं मेथड सिखा देता हूँ। परचेज जब हम सेट करेंगे तो क्या, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट आपने परचेज करी है उसको आप डेबिट करोगे। टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर मतलब हमारा वो है ना जिसको हमें पेमेंट करनी है, तो वेंडर हमारा हो गया क्रेडिटर। ये भी बात याद रखनी है आपको। तो क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है हमारी, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद वेंडर को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। तो इसमें क्या किया हमने, लाइबिलिटी अपनी कम कर ली क्योंकि हमने पेमेंट कर दी ना। और इधर शेयर कैपिटल मतलब जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो अपनी लाइबिलिटी को हम बढ़ा लेते हैं। भाई कैपिटल तो लाइबिलिटी ही होती है अपने बिजनेस के लिए। व्हेन इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे करोगे तो क्या करोगे, सन्डी एसेट तो डेबिट हो गए, वेंडर्स भी डेबिट हो गई। ठीक है जी, इतना तो हम एसेट की एंट्री तो सेम रखेंगे क्योंकि एसेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एंट्री वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंट्री में बदलाव कहाँ आएगा, जब आप इसकी पेमेंट करोगे, है ना। क्योंकि पहले पेमेंट आप कहाँ कर रहे थे, पार पे कर रहे थे। अब आप पेमेंट कहाँ कर रहे हो सर, प्रीमियम पे कर रहे हो। तो बस पेमेंट में फर्क आना चाहिए, बाकी कोई एंट्री में फर्क नहीं आएगा। एंट्री में क्या फर्क आएगा, पेमेंट वाली में वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अपना क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये क्यों आया सर, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया देयर इज अ लिमिट जिसमें आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो शेयर कैपिटल में, उसके अबव जितना पैसा होगा वो इसी अकाउंट में आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करते हो तो क्या होगा, अभी तो आप ऊपर खाली क्या खरीद रहे थे, असेट्स। पूरे बिजनेस का मतलब क्या है, असेट प्लस लाइबिलिटीज दोनों आपने अगर खरीद ली तो क्या होगा, देखो। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस सन्डी एसेट्स डेबिट टू सन्डी लाइबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो इस एंट्री को ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी सी। यहाँ पे दो आइटम है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये दोनों आइटम में से कोई एक आइटम आएगा। जैसे मान लो मैंने बिजनेस खरीदा 1000 रुपए देके, ठीक है, मैंने उस बिजनेस को कंसिडरेशन कितनी दी, 1000 रुपए दी। दिस इज माई कंसिडरेशन। अब उस बिजनेस की जो मैंने असेट ली, मान लो असेट जो मैंने टोटल वैल्यू उनकी असेट्स की थी वो 1500 थी, और उनकी टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू जो थी मेरे पास वो 300 रुपए थी। ठीक है, तो अब मेरे सामने क्या है, यहाँ पे दिमाग में आया कि भाई असेट आई है मेरे पास, तो असेट को तो डेबिट करते हैं। तो मैंने 1500 से कर दिया डेबिट। लाइबिलिटी मेरे पास आई 300 रुपए की, तो लाइबिलिटीज को तो क्रेडिट करते हैं, तो मैंने 300 रुपए कर दिया। कंसिडरेशन मैंने पे करी है तो मेरा कैश या बैंक जो भी है वो कम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको क्या करा, क्रेडिट किया। तो मैंने टू वेंडर अकाउंट लिखा है यहाँ पे, वेंडर अकाउंट में कितना लिख दिया, 1000 रुपए। अब आप देखो एंट्री दोनों तरफ बैलेंस हो रही है क्या, तो दोनों तरफ एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, ये 1300 ये वो 1500 है, तो यहाँ पे जो 200 रुपए है ना वो कैपिटल रिजर्व आ गया। मतलब ये मेरे को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ। आपने दिए 1000 रुपए, उस बिजनेस की वैल्यू कितनी थी सर, 1500 की एसेट, 300 रुपए की लाइबिलिटी, मतलब 1500 में से अगर मैं 300 रुपए माइनस भी कर दूं लाइबिलिटी के, तो भी बिजनेस 1200 रुपए का तो बचा। 1200 रुपए वाले बिजनेस आपने 1000 में खरीद लिया, इट मीन आपको कैपिटल रिजर्व हो गया। कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट हो गया ऑन एक्विजिशन। समझे मेरी बात को। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमेशा जब भी होगा। अगर इसका अपोजिट केस लें, मान लो आपने उसको कंसिडरेशन यहाँ पे 1000 रुपए ना देके कंसिडरेशन आपने उसको दी होती 1200 रुपए ही, तो यहाँ पे थोड़ी ना आता 200। फिर यहाँ पे क्या हो जाता, इक्वल हो जाता है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पे, चलो 1200 रुपए रहने दो कंसिडरेशन, लेकिन आपने उसकी लाइबिलिटी मान लो 500 रुपए की ली होती। लाइबिलिटी अभी आपने कितने रुपए की ली, 500 रुपए की लाइबिलिटी एज्यूम कर रही, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1700। तो 200 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। मतलब आपने एक बिजनेस के लिए दिए कितने रुपए, 1200 रुपए दिए, जिसकी वैल्यू सिर्फ कितनी थी, 1000 रुपए, है ना। क्योंकि 1500 की एसेट माइनस 500 रुपए की लाइबिलिटी, मतलब 1000 रुपए उस बिजनेस की वैल्यू थी। आपने उसके 1200 रुपए दिए, तो 200 रुपए आपने जो एक्स्ट्रा दिए, ये मान के चलते हैं 200 रुपए एक्स्ट्रा आपने क्यों क्यों दिए होंगे। भाई किसी भी बिजनेस को आप एक्स्ट्रा पैसे देके क्यों खरीदते हो, क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल होती है, मार्केट में ख्याति होती है। तो वही ख्याति के पैसे आपने जो दिए हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे असेट के रूप में 200 रुपए से। ये भी बैलेंसिंग फिगर आएगा जब भी आएगा। तो ये सब
जब ही होगा जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदोगे। असेट पे ये नहीं होती एंट्रीज, ठीक है, ये खाली पूरे बिजनेस पे होंगी। फिर आपने जितने रुपए का भी बिजनेस खरीदा है, कंसिडरेशन यहाँ पे अपने लिखी, उस कंसिडरेशन को पे करने के लिए अब आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो वेंडर अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, जितना भी आपके शेयर इशू होंगे, जितने भी वैल्यू पे होंगे, ठीक है। अब अगर आप यही शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या होगा, तो बेटा ये एंट्री तो सेम रहेंगी, एक्विजिशन की एंट्री सेम रहेंगी। जब हम लोग पेमेंट करेंगे, इशू करेंगे शेयर्स को, तो एंट्री चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एसपीआर आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बस और कुछ नहीं होगा। ओके, नंबर ऑफ शेयर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसका फॉर्मूला भी लिखा है, अमाउंट जो आपको पे करना है या परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। ये इशू प्राइस प्रीमियम पे भी हो सकता है और पार पे भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाई थी यही बात, कि अगर मैंने मान लो इसको पेमेंट करनी है यहाँ पे वेंडर अकाउंट में 1000 रुपए, और मैंने उसको शेयर इशू किया 100 रुपए का, लेकिन उसकी प्रीमियम भी है 10 रुपए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल में 100 रुपए आएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से बताता हूँ। आपकी परचेज कंसिडरेशन है अमाउंट पेबल 1000 रुपए, ठीक है। आपको डिवाइड कितने से करना है, 110 से करना है जो इश्यू प्राइस है, तो 909 रुपए, 909 शेयर्स आ गए आपके, अभी मैंने निकाले थे ना आपके लिए, 909.09 शेयर्स आ गए आपके, जो आपको उसको इशू करने पड़ेंगे। अब क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 909 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 90,000, मेरे ख्याल से 90,900 रुपए हो जाएगा, 90,900, हाँ 90,909 रुपए, 90,909 यहाँ पे आया, और बाकी का बचा पैसा एसपीआर में आएगा। तो एसपीआर में बचा हुआ पैसा कितना है सर, 1 मिनट में बता देता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। तो टोटल हुआ 1,10,000 रुपए का, उसमें से यहाँ पे ये आ गया, तो 19,090 रुपए, 19,090 रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 19,090 प्लस अगर हम करते हैं अपना 90,909 में, तो वही अमाउंट निकल करके आ जाता है अपना 1,10,000 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे वेंडर को कितनी पेमेंट करेंगे, 1,10,000 रुपए, जिसके लिए हम लोग शेयर कैपिटल में इतना डालेंगे, प्रीमियम में इतना डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारे पास आ जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अभी तक हम लोग मान रहे हैं कि वो हमें पैसा आगे दे देगा, बट अब हम लोग ये नहीं मानेंगे कि वो हमें पैसा देगा। अब हम लोग करेंगे एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, कि सर जैसे मान लो आपने कोई स्कूटी खरीदी लोन पे, तो जब आप स्कूटी लोन पे खरीदते हो और आपने अगर लोन की किस्त नहीं दी, तो क्या करते हैं, वो स्कूटी भी ले जाते हैं आपसे, है ना, और आपने जितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक दी वो सब कैंसिल हो जाती है। सेम टू सेम ऐसे शेयर्स में भी होता है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, आपने ये सब इंस्टॉलमेंट देखी है। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, मान लो फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो ये पे कर दी थी, ये भी पे कर दी थी, तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करी ना आपने, तो इसका मतलब हम लोग आपके शेयर्स क्या कर देंगे सर, शेयर्स कर देंगे कैंसिल, और ये वाला जो अमाउंट आपने दिया है इसको भी क्या कर लेंगे, फॉरफिट, मतलब जब्त कर लेंगे, इसे बोलते हैं फॉर फ्यूचर। तो देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, अगर कॉल सिग्नेचर अकाउंट आपने बनाया है, या तो आपने कॉल सिग्नेचर अकाउंट नहीं बनाया, दो ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नॉट मेंटेन, यहाँ पे लिखा है मेंटेन, या तो मेंटेन किया होगा तो नहीं मेंटेन किया होगा। तो जब आपने नहीं मेंटेन किया तो कॉल सिग्नेचर आएगा भी नहीं, सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जब इशू एट पार पे होगा, तो देखो व्हेन प्रीमियम इज फुल्ली रिसीव्ड, प्रीमियम मिल गया है, आपने इशू पार पे किया था, फॉर फ्यूचर शेयर इशूड एट पार, व्हेन प्रीमियम इज फुल्ली रिसीव्ड, प्रीमियम आपको पूरा मिल गया, प्रीमियम के पैसे उसने नहीं मारे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीमियम जब जब मिल जाएगा तो आपको कहीं शो नहीं करना, प्रीमियम मिल जाने पे शो नहीं करते, जब नहीं मिलता तो ही शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट, जितना भी पैसा आपने उससे मांग लिया था ना, उतना यहाँ पे दिखाना है। जैसे मेरा 100 रुपए का शेयर था, लेकिन मैंने शेयर होल्डर से यहाँ पे एप्लीकेशन में मांगे 20 रुपए, अलॉटमेंट में मांगे 50 रुपए, और यहाँ पे मांगे 30 रुपए, 30 नहीं 10 ले लो, तो कितना हो गया, 20, 50, 70 और 10, 80। तो यहाँ पे करेंगे 80, मान लो उसके पास 100 शेयर थे तो मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करेंगे। पूरा शेयर 100 रुपए का था, कॉल्ड अप मतलब जितने मैंने मांग लिए 80 रुपए, यहाँ पे तो सबसे पहले डेबिट होगा शेयर कैपिटल 80 रुपए से, टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना रुपए आएगा सर, शेयर फॉर फ्यूचर में उतना रुपए आएगा जितना आपने उसका जब्त कर लिया था। देखो उसने 20 और 50 दे दिए थे, तो यहाँ पे आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट कितना आ गया सर, शेयर कैपिटल में आपका आ गया 8,000, यहाँ पे आ गया 7,000, और यहाँ पे क्योंकि अपने पास शेयर अलॉटमेंट पे उसने पैसा दे दिया है, तो ये एंट्री नहीं आएगी। अलॉटमेंट में तो पैसा दे दिया ना उसने, तो हमें पैसा किस पे नहीं दिया उसने, एक कॉल पे नहीं दिया, तो यहाँ पे लेकिन शेयर कॉल में कितना नहीं दिया उसने, हमें 10 रुपए नहीं दिया बेटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,000 रुपए, ठीक है। तो उसने जो जो चीजें आपको नहीं दी होंगी उन सबके आपको सेपरेटली नाम लिखने पड़ेंगे जब आप कॉल्स इन एरियर नहीं खोलोगे। और जब आप कॉल सिग्नेचर खोलोगे तो नाम अलग अलग ना लिख के बस आपको एक नाम लिखना पड़ेगा, क्या,
आपको बस एक नाम लिखना पड़ेगा। क्या चीज लिखना पड़ेगा, एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे लिखा है ना कॉल सिनेरियो नॉट मेंटेन, यहाँ पे भी नॉट मेंटेन है, मेंटेन वाला दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक नाम लिखना पड़ेगा, कॉल सिनेरियो अकाउंट। जैसे आप पहले ऊपर लिख रहे थे ना, टू अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, टू फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको तीनों को जोड़ के कलेक्ट करके एक ही अकाउंट लिखना पड़ेगा बस, टू कॉल सिनेरियो। बस इतना ही फर्क है कॉल सिनेरियो बनाने और ना बनाने में। मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बिना एरियर बनाए ही खोले अकाउंट सीख सकते हैं चीजों को, तो बिना उसके ही सीखिए, क्योंकि क्रिटिकल चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी आपके लिए, वरना चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है कुछ बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने सीख लिया, ये भी हमने देख लिया, मैंने पूरी एंट्री भी आपको बता दी। इफ कॉल सिनेरियो अकाउंट नॉन मेंटेन, सर ये तो ऊपर भी लिखा था, तो बेटा यहाँ पे केस भी तो नहीं आया, व्हेन प्रीमियम इज नॉट फुल्ली रिसीव्ड। ऊपर आपको प्रीमियम मिल चुका था, यहाँ प्रीमियम भी नहीं मिला। जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो चीख चीख के बताएंगे कि प्रीमियम नहीं मिला भैया। यहाँ तो वही कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, तो सेम टू सेम वही आएगा। मैं केस ऊपर वाले ले लेता हूँ। मान लीजिए आप आपका शेयर जो था वो 100 रुपए का था, उसके ऊपर आपका 5 रुपए का प्रीमियम भी था, ठीक है, तो शेयर हो गया टोटल 105 का। लेकिन कॉल्ड अप में आप वही पैसा लिखेंगे जो आपने मांग लिया। तो मांगा कितना था आपने, 80 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, तो यहाँ पे आ गया आपका 8,000 रुपए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना नहीं मिला उसको अलग से दिखाएंगे, तो 5 रुपए वो भी नहीं मिला मेरे भाई, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, तो कितना रुपए नहीं मिला, 500 रुपए ही नहीं मिला। शेयर फॉर फीचर मतलब कितना पैसा उसने हमें दे दिया था, तो हमने ऊपर देखा था अभी, उसने हमें 20 और 50 रुपए दे दिए, 70 रुपए दे दिए, तो 70 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 7,000 रुपए यहाँ आ गए। शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स, देखो अलॉटमेंट उसने दे दी, तो अलॉटमेंट में फिर काट रहा हूँ, कॉल उसने नहीं दी खाली 100 रुपए के हिसाब से, तो 100 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना रुपए था कॉल पे, 10 रुपए, तो 1,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, 1,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको एक बात और समझनी है कि क्योंकि मैंने 1,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया, अब आपको एक बात और ये समझनी है कि वो जो प्रीमियम था वो किसके साथ मांगा गया था। अभी 5 रुपए का प्रीमियम उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उसने और प्रीमियम भी नहीं दिया, तो इसका मतलब वो इसी में कहीं ना कहीं होगा, तो हम लोग इसमें 5 रुपए प्लस भी कर देते हैं। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रीमियम आप अलग से नहीं मांगते, आप कॉल के पैसों में, अलॉटमेंट के पैसों में ही जोड़ के मांगते हो उसको। क्योंकि उसने अलॉटमेंट पैसे दे दिए, इसका मतलब प्रीमियम उसमें नहीं था, क्योंकि हमने लिखा है प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब प्रीमियम उसमें नहीं था। जो चीज उसने नहीं दी उसमें तो प्रीमियम रहा होगा, तभी तो उसने प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए। तो ये चीज अब 10 पे कितने हो जाएगी सर, 15 रुपए हो जाएगी। 10 रुपए अपने कॉल के और 5 रुपए प्रीमियम के, तो 15 रुपए मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा, 100 शेयर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,500 रुपए, तो आपका इक्वल हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों। हालांकि ज्यादातर जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट पे ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल का एग्जांपल आपके लिए लिया है। अब यही सेम टू सेम अमाउंट आपको, अमाउंट कह रहा हूँ, काम आपको करना है, बस यहाँ पे आपको एक अकाउंट नया खोल देना है, कॉल सिनेरियर। बाकी सारा सब कुछ सेम टू सेम है, वही कॉल्ड अप अमाउंट, वही सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं बताऊँ आपको, देखो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो अभी इसमें तो प्रीमियम नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ, समझना है ना। देखो मान लो हमने उससे 1,000 रुपए मांगे, ठीक है, 1,000 रुपए का सॉरी शेयर था मान लो, हमने मांगे उससे 500, चलो 800 कर लेते हैं, 800 रुपए मांग लिए, ठीक है। अब हमने कैसे कैसे मांगे, एप्लीकेशन के ऊपर हमने मांग लिए उससे 200 रुपए, अलॉटमेंट में मांग लिए उससे हमने 100 रुपए, ये चलो इसको 400 कर लो, तो मतलब हमने टोटल 600 रुपए मांग लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय, मान लो एक ही शेयर था, इजी करने के लिए एक शेयर ले लेते, तो 600 रुपए ही आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज मेंटेन कॉल्स इन अरेयर, अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो मान लो हमने प्रीमियम भी उससे कंसिडर कर लेते हैं 10 रुपए प्रीमियम, और वो प्रीमियम हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे कर लिया, किस पे कर लिया, फर्स्ट कॉल पे, तो उसने वो भी नहीं दी। और फर्स्ट कॉल मान लो उसने, फर्स्ट कॉल जो हमारी थी 200 400 कितनी हो गई 600, तो 200 रुपए की फर्स्ट कॉल बची, वो उसने नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल सिनेरियो में 200 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस कितना रुपए था अपना प्रीमियम, 10 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात, कहते हैं हाँ जी सर। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे तो शेयर है ना, तो 600 नहीं आएगा, माई बैड। यहाँ पे क्या आएगा, कॉल इन एरियर आपने कितना किया सर, कॉल इन एरियर आपने कितने रुपए नहीं दिया, 200 रुपए नहीं दिया, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रीमियम कितने दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, शेयर 600 थोड़ी ना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 210 रुपए आ जाएगा कॉल इन एरियर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 रुपए यहाँ पे आ गया। शेयर फॉरफिट, शेयर कितने फॉरफिट कर लिए उसने, कितने पैसे दे दिए आपको, 600 रुपए दे दिए उसने आपको, तो यहाँ पे लिखोगे 600 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 600 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे देखो टोटल मिला के सारी चीजें 600 10, और यहाँ पे आपका हो गया 600, और यहाँ पे हो गया आपका, एक मिनट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है कुछ,
600 यहाँ पे हो गया, सिक्योरिटी रिजर्व में 10 रुपए हो गया, शेयर फॉरफीचर हमने कितना किया उसका, एप्लीकेशन 600 रुपए कर लिया, ठीक है। कॉल सेंटर उसने हमें कितना कर दिया भाई, 200 रुपए ये, और ठीक है बिल्कुल सही है। 810 रुपए यहाँ पे टोटल हो गया हमारा, 810 रुपए टोटल हो गया यहाँ पे हमारा। बट ऊपर 600 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 600 थोड़ी ना आएगा, हमने मांगे तो उससे 800 थे ना। तो यहाँ पे 800 आएगा। चलो मैं इस एग्जांपल को आपको दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा वरना, है ना। देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स कभी कभी इसी तरह ही जाते हैं, बट क्योंकि रिवीजन है, मैं आपको क्वेश्चंस अलग सेपरेट वीडियो में कराने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप मेरे साथ में बियर कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको देखना है पैसे कितने मांग लिए, तो आपने सबसे पहले मांगे उससे 200 रुपए, 400 रुपए, फर्स्ट कॉल के 200 रुपए, तो आपने टोटल उससे मांगे 800 रुपए एक शेयर पे, तो 800 रुपए यहाँ पे आ गया। फिर मैं मांगा आपने 10 रुपए एक शेयर पे, तो 10 रुपए यहाँ पे आ गया। अब उसने शेयर फॉरफिट मतलब कितने पैसे आपको दे दिए, 200 और 400 600 रुपए दे दिए, तो 600 मल्टीप्लाई बाय एक, पे यहाँ आ गया 600। उसने आपको कॉल सेंटर कितना नहीं दिया सर, उसने 200 रुपए कॉल के नहीं दिए, 10 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए, तो 200 रुपए कॉल के 10 रुपए प्रीमियम के मतलब 210 रुपए। अब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स में चीजें गलत चली जाती हैं, बट मैंने उसको आपके सामने ही करेक्ट कर लिया। और आपको भी ऐसे ही स्पिरिट अपने लिए रखनी है कि कोई भी चीज गलत हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, हाथ जोड़िए, देन आगे बढ़िए और उस चीज की वैल्यू कीजिए कि हाँ आप इतने कैपेबल हो पाए कि गलती करने के बाद भी आप उस चीज को ठीक कर पाए हैं। ठीक है जी, चलो। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर मतलब जो आपने शेयर फॉरफिट कर लिए, इसका करोगे क्या, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि मान लो बैंक ने आपकी जो बाइक थी उसको, स्कूटी बोला था ना, हाँ स्कूटी थी, उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, जब्त कर लिया। अब बैंक क्या करेगा, इसको सेल करेगा और इससे पैसे की क्या करेगा, रिकवरी करेगा। तो बिल्कुल कंपनी भी ऐसी करती है, पहले जब्त करती है उसके बाद शेयर्स को वापस बेच देती है, तो इसको बोलते हैं री इशू। तो जब हम लोग री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जितने भी पैसे पे हमने इसको री इशू किया होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा हमने हमेशा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे री इशू कर दिया, उसके बाद री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम। अगर हम लोग पार पे करते हैं तो ये, प्रीमियम पे करते हैं तो ये। पार पे ये हो गया, प्रीमियम पे बस एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है, आपको पता ही है नीचे एक एंट्री क्या, हाँ एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। री इशू फॉरफिटेड शेयर है डिस्काउंट, तो अब री इशू आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेश इशू आप केवल पार और प्रीमियम पे कर सकते हो, लेकिन री इशू आप पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे कर सकते हो, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए अगर आपने डिस्काउंट पे किया है तो रीइश्यूड प्राइस यहाँ डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल जैसे मान लो मेरा 100 रुपए का शेयर था, मैंने वो फॉरफिट किया, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट हैंड शेयर नहीं सेकंड हैंड है, तो मार्केट में मुझे इसके 100 रुपए नहीं मिले, मुझे मिले इसके 80 रुपए, तो मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा 80 रुपए को, क्योंकि मैंने जितने पे रीइश्यू किया मुझे उसी पे डेबिट करना है। और यहाँ पे शेयर कैपिटल में उसकी वैल्यू कितनी थी सर, 100 रुपए थी, तो मुझे 20 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे, लॉस हो गया। दिस इज माई लॉस। मैक्सिमम डिस्काउंट एंड रीइश्यू, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत बार आया हुआ है, प्री बोर्ड में भी आपके आया है ये। अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जो आपको पैसा मिल चुका है, परमिसेबल डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो। जैसे 100 रुपए में से मुझे कितने रुपए मिल गए थे ये मुझे देखना पड़ेगा, 100 रुपए के शेयर पे से मुझे कितने रुपए मिल गए थे, तो हो सकता है 100 रुपए के शेयर पे मुझे मिल गए थे 60 रुपए, तो मैं 60 रुपए का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ, ताकि मुझे क्या ना हो, लॉस ना हो। मैं बताता हूँ आपको किस तरह होगा ये, देखो मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ इस चीज को। देखिए आपने शेयर इशू किया 1000 रुपए का, जब आपने उसको फॉरफिट किया तो आपने क्या किया, वो पैसे जब्त कर लिए जो उसने दे दिए थे आपको। तो मान लो आपने 1000 रुपए के शेयर में से उसने दे दिए थे आपको 600 रुपए, तो वह तो आपने जब्त कर लिए, तो ये हो गई आपकी इनकम। और जब आपने इसको रीइशू किया, 1000 वाले शेयर को रीइशू किया, तो आप इसको 1000 रुपए पे नहीं कर पाए, तो आपने इसको किया 900 रुपए, तो आपको 100 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन आपको नेट लॉस या नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, पहले आपने 600 रुपए कमाए, अब 100 रुपए गवाए, तो आपको 500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब बोला यह जाता है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जितने पैसे आपने फॉरफिट किए हैं यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो सर, मैक्सिमम 600 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो आप, मतलब मिनिमम ये शेयर आपको रीइश्यू जो करना है वो 400 पे करना ही पड़ेगा। अगर आप 400 पे करते हो तो आपको लॉस कितना हुआ, तो लॉस हुआ 600 रुपए का, और पहले प्रॉफिट कितना हुआ था 600 का, तो आपका लॉस जो होगा जीरो हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इसको बोला जाता है। चलो, मिनिमम री इशू प्राइस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, वही मिनिमम भी मैंने आपको बता दिया ऊपर, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट यहाँ पे 600 रुपए है, मिनिमम शेयर का इशू प्राइस है 400 रुपए। एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रीज दे रखी है, आप खुद भी सीख सकते हैं, देख पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें प्रॉफिट हो गया, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना ये प्रॉफिट,
ये प्रॉफिट अगर मेरे को हो जाता है 500 रुपए का, जीरो वाला केस नहीं, ऊपर वाले केस में अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को मुझे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, तो ये भी मुझे चीज सीखनी पड़ेगी। अब हो सकता है मैंने शेयर फॉरफिट करे हो 1000 शेयर और मैंने रीइश्यू करे जो वो करे 500 शेयर, 500 ही बिके। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है जब मेरे 1000 शेयर फॉरफिट करे तो मुझे जो गेन हुआ वो भी 1000 शेयर के ऊपर ही हुआ, है ना। तो मुझे जो गेन हुआ वो भी 1000 शेयर के ऊपर ही तो हुआ। जैसे 1000 शेयर के ऊपर मान लो मैंने जो फॉरफिचर किया वो 200 रुपए किया, मैंने पर शेयर कितना रुपए फॉरफिट कर लिया सर? 1000 शेयर थे, 200 रुपए मैंने फॉरफिट करे, तो मेरे को पर शेयर जो कमाई मेरी हुई वो कितने रुपए हुई सर? वो मेरी कमाई हो गई, एक मिनट, वो मेरी कमाई हो गई 200 डिवाइड बाय 1000। तो पर शेयर मैंने कमाए 20 पैसे, है ना। पर शेयर मैंने कितना कमाए? 20 पैसे, है ना। जब तो मैंने 1000 शेयर के ऊपर 200 रुपए कमाए। अब मुझे ये चीज भी समझनी है कि जब मैं 1000 शेयर रीइश्यू नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे सारे का गेन थोड़ी ना हो जाएगा। चक्कर क्या होता है यहाँ पे, जब आपने पहले कितने रुपए कमाए? 200 रुपए कमाए, तो बच्चे क्या दिक्कत करते हैं कि 1000 शेयर जब फॉरफिट करे तो 200 कमाए, तो 500 रुपए में भी 200 रुपए ही मान लेते हैं कि हमने 500 शेयर में भी 200 रुपए मान लेते हैं कि हमने कमाए हैं। जबकि ऐसा थोड़ी ना है। अगर आप 1000 पे 200 कमा रहे हो तो 500 पे कितना कमाओगे सर? 500 पे तो 250 कमाओगे, नहीं 250 भी नहीं, और कम। 500 पे आप कितना कमाओगे? 500 शेयर्स के ऊपर 20 पैसे आपको एक शेयर पे मिल रहे हैं, तो आप 100 रुपए तो कमाओगे। तो आप 500 पे तो सिर्फ 100 रुपए कमाओगे। तो आपको ये चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो, when profit gain on reissued share is equal to balance left in forfeited shares account after providing for reissued discount। ठीक है, तो मैंने आपको इजी भाषा में ऊपर समझाया है, आपको ये बात समझनी है। ये वाला केस तो नॉर्मल है, जब आप सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर देते हो तो आपको देखना पड़ेगा पहले लॉस कितना हुआ, फिर आपको देखना पड़ेगा, देखो पहले देखना पड़ेगा रीइश्यू पे लॉस कितना हुआ, और पहले देखना पड़ेगा फॉरफिट कितना किया था। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर सारे रीइश्यू नहीं करे तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। रीइश्यू डिस्काउंट अमाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यही मैंने आपको ऊपर बताई, ऐसे करेंगे। ठीक है, बस यहीं तक हमारा चैप्टर था। चैप्टर अपना हो गया खत्म सर। लेकिन आपने तो प्रोराटा वगैरह कुछ नहीं बताया बेटा, इसमें हमने रिवीजन करी है कॉन्सेप्ट्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सारे कॉन्सेप्ट समझे, फॉरफीचर वगैरह सब कुछ समझा। क्वेश्चन तो हमने किसी भी टॉपिक का नहीं किया ना। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। मैं आपके लिए छाट छाट के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे करा दूंगा जो पेपर में ही आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। इवन मैं आपके सामने पेपर ही सॉल्व करा दूंगा पिछले कुछ सालों का, उसमें से एक क्वेश्चन निकाल के, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके सामने ना एक अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी मैंने आपको क्या करा, कॉन्सेप्चुअली आपकी रिवीजन करा दी। पूरे सारे चैप्टर में हमारा ऐसे ही चल रहा है कि हम लोग पहले कॉन्सेप्चुअली रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद उस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो अभी हमने कॉन्सेप्चुअल कर लिया पूरा का पूरा खत्म, यही हमारा बेस है। आज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वहां पे आपको दोबारा इस चीज को नहीं समझाने वाला कि ये चीज यहाँ पे ऐसी क्यों हो रही है। वहां पे जस्ट मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जहां जरूरत होगी वो दे दूंगा। बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप मेरे से ना रखें कि मैं ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन इतनी रख लो कि क्या नाम है मैं वापस ये सारी चीजें दोबारा आपको समझाऊं, तो वो चीज पॉसिबल उसमें नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे आपको इसलिए समझाया ताकि वहां ना समझाना पड़े। ठीक है, आई होप अब मेरी बातों को समझे होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूं तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी ना अटके, क्वेश्चन सारे आराम से आप कर जाएं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।